नमस्कार दोस्तों। मैं नरेश। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। तो आज का पहला सवाल है, संख्यानुसारम विपर्ययस्य कति भेदा भवन्ति। पंच, नौ, अष्टाविंशति, अष्टौ। इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब है, संख्या अनुसार विपर्यय के भेद हैं 5। ठीक है। तो अगले कार्य का देखेंगे, पंच विपर्यय भेदा भवन्त्य सक्तेश्च कर्ण वैकल्यात् अष्टाविंशति भेदात् तुष्टिर नवधा अष्टधा सिद्धि। ठीक है। तो तुष्टि कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। और अष्टधा सिद्धि, तो संख्या के अनुसार विपर्यय के 5 भेद हैं। अर्थात संख्या के अनुसार विपर्यय यानी अविद्या भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, ये 5 प्रकार के भेद हैं। इन्हीं को क्रमानुसार तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र संज्ञाएं भी होती है। अतः अष्टाविंशति को आसक्ति है, और 9 प्रकार की तुष्टि है, 8 प्रकार की सिद्धि है। ठीक है। तो प्रत्यय सर्ग इस प्रकार से कुल 50 प्रकार का है। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है। अगला सवाल है, भू धातो लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो भविष्यति, भविता, अभविष्यत और भूयात्। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। भविता, भवितारो, भवितारा। तो देख सकते हैं, भू धातु का लुट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, तो भविता है। ठीक है। तो लुट लकार में कैसे चलेगी भू धातु? तो भविता, भवितारऊ, भवितारः, भवितासी, भवितास्थ, भवितास्थ, भविताश्मी, भवितास्व, भवितास्म। ठीक है। तो भविष्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अभविष्यत लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन यानी लंग लकार। ठीक है। लंग लकार का प्रथम पुरुष आशीर लिंग का, लिंग लकार का, और भूयात बनेगा। ठीक है। अभविष्यत ये नृंग लकार का है, तो भविष्यत ये दृढ़ लकार का बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद भूयात है वो आशीर लिंग बनेगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो इन्होंने क्या पूछा था? भू धातु का लुट लगाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन पूछा था, तो भविता बनेगा। ठीक है। भविता, भवितारो, भवितार, भवितासी, भवितास्थ, भवितास्थ, भवितास्मी, भविताश्व, भवितास्म। तो आप याद करें इसे। अगला सवाल है, शुद्ध वाक्य अभिज्ञायताम। शुद्ध वाक्य क्या है? ग्राम से परितः मृगाः विचरन्ति। ऑप्शन बी, ग्राम से परितः मृगाः विचरन्ति, ग्रामे परितः मृगाः विचरन्ति, ग्रामं परितः परितो मृगाः विचरन्ति। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 23 है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कैसे है? तो ग्रामम परितः मृगाः विचरन्ति शुद्ध वाक्य है, अर्थात गांव के चारों ओर मृग घूमते हैं। तो वार्तिक कौन सा है? अबीता, परिता, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे कौन सा लगता है? द्वितीय विभक्ति लगती है। अबीता के योग में परिता चारों ओर, समया समीप, निक्षा हा प्रति, इन शब्दों के योग में संबंध में प्रयुक्त हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। तो ये वार्तिक है, अबीता, परिता, समया, निक्षा हा प्रतियोगे भी द्वितीय। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। श्रियः पति श्रीमती शासितुम इत्यस्मिन् श्लोकांशे श्रियः पति अस्ति। पार्वत्याः पति, मेनकायाः पति, लक्ष्म्याः पति, शकुंतलायाः पति। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लक्ष्म्याः पति। तो ये श्लोक है, ये लक्ष्म्याः पति के लिए आया है। महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य के वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत, इस श्लोक में श्रियः पति से लक्ष्म्याः पति के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात श्रियः का मतलब है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान विष्णु। ठीक है, उन्हीं का स्मरण किया गया है। शेष विकल्पों का अर्थ पार्वत्यापति, शिव्यापति, मेनकायापति, विश्वामित्र और शकुंतलायापति दुष्यंत है। ठीक है, तो शेष विकल्पों पार्वती के पति कौन है? शिव है। और मेनका के पति विश्वामित्र है, जिनसे शकुंतला की उत्पत्ति हुई। और शकुंतलायापति दुष्यंत है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प सी सही होगा। सवाल नंबर 25 है, वैदि इत्यत्र कः स्त्री प्रत्यय प्रयुक्तः। ठीक है, तो स्त्री प्रत्ययों में से एक दो सवाल अवश्य आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, तो इस बार 2025 जून में आया था, गार्गी, गार्गी में प्रत्यय पूछा था। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? वैदि। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे? तो वेदी इत्यत्र गीन स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त। कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? गीन। कैसे? तो सारंग रवाद्ययों गीन सूत्र से प्रत्यय होता है गीन प्रत्यय। ठीक है, यानी जातिवाचक सारंगरव आदि शब्दों से तथा अय प्रत्यय का आकार जिनके अंत में है उनसे, एवं नृ नरयो वृद्धिश्च सूत्र से नृ और नर शब्दों से स्त्रीलिंग में गीन प्रत्यय जुड़ता है। जैसे सारंगरव से गीन करेंगे तो सारंगरवी, और विदंगीन वैदी, नृ से गीन नारी इत्यादि। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, तो उदाहरण गीम के उदाहरण है कुमारी, किशोरी, बदबूटी, दंडिनी, रागी। गीस के उदाहरण है नर्तकी, पथिकी, गौरी। ताप के उदाहरण है अजा, बालिका, एड़का इत्यादि। ठीक है, तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घी सारंग रवाद्यो गीन सूत्र से। अगला प्रश्न है, वेदांत सारे स्थूल शरीरस्य संज्ञा अस्ति। किसकी संज्ञा बतानी है? स्थूल शरीर की। तो अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय या विज्ञानमय। प्रश्न नंबर 26, वेदांत सारे स्थूल शरीरस्य संज्ञा अस्ति। वेदांत सार में स्थूल शरीर की क्या संज्ञा है, ऐसा पूछ रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे? तो देखते हैं, वेदांत सार में स्थूल शरीर की संज्ञा क्या है? अन्नमय कोश। तो अर्थात वेदांत सार में स्थूल शरीर की संज्ञा अन्नमय कोश है, जिसे पंचीकृत चतुर्विध स्थूल शरीर कौन कौन से? जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज की समष्टि से उपहित चैतन्य से सभी प्राणियों का अभिमानी अधिष्ठान होने से वैश्वानर, देव, असुर, मनुष्य आदि विविध रूपों से विराजमान होने से विराट कहा जाता है। यह समष्टि वैश्वानर या विराट का स्थूल शरीर ही अन्न का विकार होने तथा कोश की तरह आत्मा का आच्छादक होने से यह अन्नमय कोश है। अतः विकल्प ए सही। ठीक है, प्राणमय कोश कहते हैं प्राण आदि, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांच वायु है। और कर्मेंद्रियों से सहित मनमय कोश, मन ज्ञानेंद्रियों के सहित होता है तब। और विज्ञानमय कोश, बुद्धि से ज्ञानेंद्रियां जुड़ती है तब विज्ञानमय कोश बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बुद्धि से ज्ञानेंद्रियों मेल होगा तो विज्ञानमय कोश, और मन से ज्ञानेंद्रियों का मेल होगा तो मनोमय कोश, और प्राण आदि जो पांच है उनसे कर्मेंद्रियों के साथ मेल होगा तो प्राणमय कोश। ठीक है, अगला सवाल है, रस निष्पत्ति विषये अभिनव गुप्तस्य सिद्धांतो अस्ति। ये सवाल हर बार पूछा ही जाता है किसी न किसी परीक्षा में। तो रसानुमितिवाद, रसोत्पत्तिवाद, मुक्तिवाद, रसाभिव्यक्तिवाद। तो आप देखेंगे, रस निष्पत्ति विषये अभिनव गुप्तस्य सिद्धांतो अस्ति। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर आलोक टीका लिखी है, वही अभिनव गुप्त हैं ये। तो ये इस सवाल नंबर 27 का सही उत्तर है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। ठीक है,
तो सही ऑप्शन सही कैसे है? तो कह रहे हैं अभिनव गुप्त का सिद्धांत रस की निष्पत्ति के विषय में रसाभिव्यक्तिवाद है। ठीक है, अर्थात अभिनव गुप्त का सिद्धांत विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति में जो निष्पत्ति शब्द है जो वर्ग सूत्र का, तो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस निष्पत्ति शब्द को चार संप्रदायवादियों ने इस प्रकार व्यक्त किया है। सबसे पहला है उत्पत्तिवाद, जो भट्ट का है। ठीक है, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध है, ये ध्यान रखेंगे। ये सीधा पूछते हैं कि उत्पत्तिवाद किसका है, तो भट्ट का है। अनुमितिवाद किसका है, तो शंकुक का है। और इनका किस न्याय से है, तो चित्रकूट न्याय से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भुक्तिवाद जो भट्टनायक का है, भोज्य भोजक भाव है। और अभिव्यक्तिवाद जो यहाँ पूछा गया है, अभिनव गुप्त जो वेदांत शास्त्री तथा व्यंग्य व्यंजक के भाव संबंध से अभिव्यंजनावाद हुआ है। ठीक है, साधारणीकरण भट्टनायक ने स्वीकार किया है, इसीलिए विकल्प डी सही है। ठीक है, तो इस सवाल का अभिनव गुप्त ने कौन सा माना है, रसा अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल। त प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति। त प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति पुंसी संज्ञायां प्रायेण न्यासः स्रंथो नपुंसके भावे या गुरोश्च फल। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा? त प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति पुंसी संज्ञायां प्रायेण या न्यास स्रंथो या नपुंसके भावे या गुरोश्च फल। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है इस सवाल का सही जवाब वैसे तो ऑप्शन बी कैसे होगा? किता प्रत्यय विधि सूत्र नपुंसक के भावे किता अस्ति। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो न्यास त्रंथो ये सूत्र करता है, युज प्रत्यय करता है। ये कौन सा प्रत्यय करता है? युज प्रत्यय करता है। सूत्र नंबर है 33107। 3.3.107 नंबर सूत्र है ये। युज न्यास त्रंथो युज, ऐसे ये सूत्र है। ठीक है, तो इस सवाल का सही ऑप्शन हुआ बी। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इस सवाल का सही ऑप्शन है बी। ठीक है, ये युज प्रत्यय करता है। इसके बाद देखते हैं नपुंसकलिंग भाववाचक शब्द बनाने के लिए कृत प्रत्यक्ता निष्ठा अर्थात ल्यूट को अनादेश होता है, धातुओं में लगाया जाता है, जैसे हसितम हसनम गतम इत्यादि। ठीक है, तो पुंसी संज्ञायाम प्रायण यह प्रत्यय विधि सूत्रम। ठीक है, यह प्रत्यय करने वाला विधि सूत्र है। और गुरो से हलक्तिन का निषेध कर अ का विधान करने वाला, जैसे इह से इहा, उह से उहा। ठीक है, और ये प्रत्यय है ये न्यास स्त्रंथो ये सूत्र करता है, युच प्रत्यय करता है ये। ठीक है, यण्यन्तेभ्य धातुभ्य आस्त्रंथ इत्येताभ्याम च स्त्रियाम युच प्रत्ययो भवति। ठीक है, ये आकार का अपवाद है ये। ठीक है, उदाहरण है कारणा इसका, कारणा, हारणा,
आसना और श्रद्धा, ये उदाहरण है। ठीक है, एक चार उदाहरण दिए हूँ। ये सूत्र करता है यूज करते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नभ को अलंकार इत्यत्र। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार। तो हम मिक्स प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। तो ये अलंकारों से सवाल है। तो काव्य प्रकाश में यदि आप देखेंगे तो उसमें रूपक है या उत्प्रेक्षा, उपमा या यमक। तो इसका सही आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे? उत्प्रेक्षा लिम्पति व तमोंगानी वर्षतिवान जन्म नभ, ये मृच्छकटिक का श्लोक है। ठीक है, तो इत्यत्र उत्प्रेक्षा अलंकारोस्ति, अर्थात यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे लक्षण है उत्प्रेक्षा का, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। ठीक है, काव्य प्रकाश में ये लक्षण भी पूछ लेते हैं। किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु उपमेय में अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा है। अतः लिम्पति व तमोंगानी, यानी मानो अंधकार अंगों को लेप सा रहा है, वर्षति जन्म नभ, मानो आकाश से काजल की कालिमा वर्षा हो रही है, इसमें संभावना व्यक्त की गई है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक का लक्षण है तद्रूपकम अभेदो या उपमानोपमेय, और उपमा का साधर्म्य उपमा भेदे, और यमक का है सत्यर्थे पृथकर्ता या स्वर व्यंजन सहते। ठीक है, क्रमेण तेनैव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते, ये तो है साहित्य दर्पण में। और अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति, ये यमक का है। ठीक है, तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अगला सवाल, अग्नि अग्निर अनुष्णः कृतकत्वात् जलवत्, अत्र कृतकत्वात् कीदृशो हेत्वाभासः, कालाद्यापदिष्ट, अनेकांतिकः, उपाधित्वात् सिद्ध, और व्याप्यत्वात् सिद्ध। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे? तो देखते हैं, अग्निर अनुष्णः कृतकत्वात् जलवत्, अत्र कृतकत्वात् कालात्यापदिष्ट हेत्वाभास अस्ति। अर्थात अग्नि अनुष्ण यानी तेज रहित है, कृतक जन्य होने के जल के समान। यहाँ कृतक जन्य हेतु होने से कालात्यापदिष्ट हेत्वाभास है। ठीक है, यहाँ पर कृतक जन्य हेतु होने के कारण क्या है, ये हेत्वाभास है। लक्षण पक्षे प्रमाणांतरा अवधिरित साध्य अभावो हेतुर्बाधित विषय कालापदिष्ट, कालात्यापदिष्ट, अर्थात पक्ष में जिस साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित कर दिया जाता है, वह कालात्यापदिष्ट हेत्वाभास है। इस उदाहरण में कृतकत्व हेतु का साध्य अनुष्णत्व है। ठीक है, इसका अभाव प्रत्यक्ष स्पर्श से निश्चित हो जाता है, क्योंकि अग्नि उष्ण है। हेत्वाभास पांच प्रकार के होते हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरण सम, काल्यत्य अपदिष्ट, वेदात पंचैव। तो ये तर्क भाषा के अनुसार है। तो आपको हेत्वाभास, न्याय सिद्धांत मुक्तावली और तर्क संग्रह और तर्क भाषा, ठीक है, इन तीनों के अनुसार पढ़ने हैं। इन तीनों से लगभग एक एक दो सवाल हर बार आते हैं, कई बार इनके क्रम से आ जाते हैं, तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं उदाहरण देकर के। ठीक है, अगला सवाल है, श्री केशव मिश्र से मते साक्षात्कारिणी प्रमा का। ठीक है, आत्मजा, इंद्रियजा, आत्मजा, जन्मजा या कर्मजा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? केशव मिश्र की ग्रंथ है तर्क भाषा। तर्क भाषा में प्रारंभ में 16 पदार्थों को बताया है,
आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव इत्यादि। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंद्रियजा साक्षात्कारिणी प्रमा है। इंद्रियजा है कैसे, तो सक इंद्रियजा अर्थात केशव मिश्र से मत के मत में साक्षात्कारिणी प्रमा इंद्रियजा है। साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। और साक्षात्कारी प्रमा करणम प्रत्यक्षम, ऐसी पंक्ति इन्होंने लिखी है। और साक्षात्कार करने वाली प्रमा जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है और सविकल्पक निर्विकल्पक भेद से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। और इसका तीन प्रकार का करण होता है, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तीन करण कितने प्रकार का होता है, तीन। कौन कौन सा, इंद्रिय, कभी और कभी इंद्रिया सन्निकर्ष और कभी ज्ञान। ठीक है, तो न्याय वैशेषिक चार प्रमाण तथा वैशेषिक दो प्रमाण मानता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, सृष्टु आद्या सृष्टि का आकाश अग्नि जलम पृथ्वी। तो ये सवाल महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल से है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इस सवाल का सही जवाब है जल। ठीक है, जल रूपी पृथ्वी है। या सृष्टि सृष्टु आद्या पढ़ेंगे तो ये रहा, या सृष्टु आद्या सृष्टि जलम। विधाता जी की सबसे पहली सृष्टि वो जल रूपी मूर्ति, और आहुतियों द्वारा वहन की जाने वाली अग्नि रूपी मूर्ति, अभी प्रदान करने वाली यजमान रूपी मूर्ति, और दिन रात दो समय का निर्धारण करने वाली सूर्य चंद्र रूपी मूर्ति, जो श्रवण का विषय और देवता है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, वो आकाश रूपी मूर्ति, और संपूर्ण चराचर की बीज रूप धरती पृथ्वी रूपी मूर्ति, और सभी प्राणियों का प्राण संचार करने वाली वायु रूपी मूर्ति। ये आठ मूर्तियों से व्याप्त भगवान शिव आप सबकी रक्षा करे। तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण देखेंगे तो उसमें आपको ये अष्टमूर्तियों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अनर्घ राघव नाटकम रचितवान। अनर्घ राघव किसकी रचना है, भवभूति, भास, मुरारी या विश्वाखदत्त। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 33, अनर्घ राघव नाटकम रचितवान। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुरारी का क्या है, अनर्घ राघव बहुभूति की उत्तर रामचरित है, भास के 13 नाटक हैं, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। ठीक है, तो अनर्घ राघव मुरारी की रचना है। और अनर्घ राघव में 7 अंकों का है। ठीक है, कितने अंक है, 7 अंकों का नाटक है। अलंकृत शैली का उत्कृष्ट दृश्य काव्य है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार अपनी सुंदरता के साथ प्रयुक्त हुए हैं। मुरारी एक प्रसिद्ध नाटककार थे। उन्होंने राम कथा प्रधान अनर्घ राघव नामक नाटक का गुम्फन किया। उसकी भाषा शैली पांडित्यपूर्ण तथा समास बहुला है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, ये जरूरी बात है। मुरारी ने अनर्घ राघव में कितने अंक, कितने अंक हैं, तो 7। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। इस बार आया था अरस जो हमारे पाश्चात्य विद्वान लगे हुए हैं उनमें जो एस्थेटिक या पूछा था, या पता नहीं कुछ पूछा था कि उसमें कितने अध्याय हैं, तो उसमें कितने अध्याय थे, 26 अध्याय थे। ठीक है, अगला सवाल है, चित्रगु इति पदे समासोस्ति। यहाँ कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या अव्ययीभाव। सवाल नंबर 34 आज का 14वां सवाल। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा,
इस सूत्र का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चित्रा गावौ यस्य सः। ठीक है, तो चित्रगु बहुव्रीहि समास है। चित्रगु चित्रा गावः यस्य सः, चित्रगु चित्रा गावः यस्य में अनेक मन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास हुआ। यहाँ गो शब्द के बाद जो विभक्ति है, चित्रा में जस विभक्ति है, इसलिए इसका विभक्ति समानाधिकरण है। प्रातिपदिक संज्ञा सुबो धातु प्रातिपदिक से जस का लोप करके चित्रा गो बना, और चित्र गो में उंग प्रत्यय नहीं हुआ है। और पूर्णी अर्थ में वाचक प्रत्यय वाले अर्थ और प्रिया आदि शब्द भी पर में नहीं है, अतः गायों का वाचक चित्रा स्त्रीलिंग है। अतः स्त्रियाम पुंवद भाषित पुंचकादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिशु से गो शब्द परे होने पर चित्रा को पुंवद भाव होकर के चित्र प्लस गो रूप बना, और गो स्त्रियों से गो के ओ को अरसु होकर चित्र गु बना। ठीक है, गो को ओ को रसु होकर के गु। ठीक है, और प्रातिपदिक मानकर सु विभक्ति लगी, और रुक्त विसर्ग करके रुक के विसर्ग का विसर्ग करके, और ये चित्रकूट शब्द बना। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, बहुब्री। साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणाया कति कियंतो भेदाः। ठीक है, तो 6 है या 16 है या 44 या 80। ठीक है, 6, 16, 44 या 80। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों? 6 लक्षणातेन षड्विधा, ये तो मम्मट कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं? मम्मट। और विश्वनाथ क्या कहते हैं? 80 थी। ठीक है, 80 थी वेद, 80 वेद कहते हैं कौन? विश्वनाथ। तो साहित्य दर्पण में 80 वेद हैं। साहित्य आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में 80 वेद बदलाई हैं। दर्पणाकार लक्षणा को आरोपिता वृत्ति मानते हैं, और उनके अनुसार मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के बल से जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संयुक्त अर्थ की प्रतीति होती है, वही क्या है? लक्षणा है। और आरोपिता शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अगला, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इतीदम लक्षणम कह आचार्य कृतवान। दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, महिम भट्ट, कविराज विश्वनाथ। तो प्रश्न नंबर 36 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो इस बार हर बार एक काव्य काव्य शास्त्री आचार्य का एक मत पूछते हैं। तो इस बार जून 2025 में आया था सौंदर्यम अलंकार काव्यग्राह्यम अलंकारात, ये किसके हैं? ठीक है, तो काव्य शास्त्री आचार्यों को हमें सभी को पढ़ना है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ का है ये। क्या? तो वाक्यम रसात्मकम काव्य आचार्य विश्वनाथ का है। और विश्वनाथ कविराज विश्वनाथ ने मम्मट के लक्षण का दोष बताकर वाक्यम रसात्मकम ये दिया था। ठीक है, और रस को बताया रस्यते इति रस, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका आस्वादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल नंबर 37, फक प्रत्ययोगात निष्पन्न पदम अस्ति। ठीक है, फक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? फक प्रत्यय। तो दाक्षी, ओडुलोमी, गार्गायण, अंगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कैसे? तो कह रहे हैं फक प्रत्यय योग से गार गायन शब्द बना है। ठीक है, क्या बना है? फक प्रत्यय के योग से गार गायन शब्द निष्पन्न होता है। आयनीय य फड घचगाम प्रत्ययादि नाम। ठीक है, इस सूत्र से फ को आयन आदेश, ध को ए, ख को ईय, छ को ईय, और घ को ईय आदेश होता है। और नडादिभ्य फक सूत्र से अपत्य अर्थ में फक प्रत्यय होता है। ठीक है, गार्गी से फक लगाएंगे अपत्य अर्थ में, और आयनेनी इस सूत्र से पहले का को इत संज्ञा करके लोप, और खा को आयन आदेश, फिर गार्गी से आयन तो गार गायन। ठीक है, शुभ विभक्ति का लोप करके गार गायन रूप बना। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला,
अभिधामूला व्यंजनायाः लक्षणम् अस्ति। अभिधामूला लक्षणा का अर्थ क्या है? तो अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादि नियंत्रिते लक्षणोपास्यते यस्तव कृते तत्तु प्रयोजनम या विभावेनानुभावेन व्यक्तः संसारिणा तथा तो तात्पर्याख्यम प्रतिर्माहु पदार्थान्वय बोधने। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कैसे? तो अभिधामूला व्यंजना का लक्षण है नेकार्थ शब्दस्य संयोगादि नियंत्रित अस्ति। अविश्वनाथ के अनुसार शाब्दी व्यंजना दो है, अभिधामूला और लक्षणामूला। ठीक है। अभिधामूला व्यंजना का लक्षण इस प्रकार है, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादि नियंत्रिते एकत्रार्थे हेतुर्व्यंजना साविदाश्रया। अनेकार्थक शब्दों का संयोग आदि से एक अर्थ को नियंत्रित करने पर एकार्थ बोध कराने वाली जो व्यंजना अभिधा आश्रयी होती है, अर्थात अभिधा मूला व्यंजना होती है वो। ठीक है। अगला सवाल, उपमानोपमेयोरभेदे सति अलंकारो भवति। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। तो इकाई 8 में आप देखोगे तो अलंकार लगे हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आज का सवाल नंबर है 19 और अभी तक हमने 39 सवाल कर लिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूपकम। ठीक है। जहां पर जहां पर उपमान और उपमेय में अभेद बताया जाता है वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है। रूपकम भवति, उपमान को अभेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपकम रूपित आरोपो विषय निर्पन्न वे, ये साहित्य दर्पण में है। और निर्पन्न का अर्थ है अपन्न यानी निषेध रहित। विषय उपमेय में आरोप रूपक कहते हैं। यथा पायम पायम वचः सुधाम, यहाँ पान क्रिया के वचन के बजाय सुधा अन्वित होगी, फलतः वो उपमेय भूत वचन सुधा से अभिन्न होकर पान क्रिया से अन्वित हो रहा है। और रूपक के सांग, निरंग तथा पारंपरिक तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पारंपरिक, सांग और निरंग। ठीक है। ये ध्यान दें। अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल है, गौर जलपति इतीदम उदाहरणम कस्या लक्षणाया निर्दर्शकम। प्रयोजनवती गौड़ी सद्यवशान लक्षणा, प्रयोजनवती गौणी सारोपा लक्षणा, या रूढ़िमती शुद्धा सारोपा लक्षणा, या रूढ़िमती शुद्धा सद्यवशान लक्षणा। ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी, डी। ठीक है। कौन सा है सही? तो इस सवाल का सही जवाब है प्रयोजनवती गौणी सद्यवसाना लक्षण लक्षण आया। ठीक है। इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखते हैं कैसे। तो गौर जलपति इति इदम उदाहरणम प्रयोजनवती गौणी सद्यवसाना लक्षण लक्षणा का निदर्शक है। फिर उपयुक्त 8 गुण प्रयोजनवती, 8 अगुण प्रयोजनवती मिलाकर 16 प्रकार हुए। और इनके प्रयोजनवती 16, धर्मगत प्रयोजन 16, और प्रयोजनवती लक्षणा के कुल कितने हुए? 72, 32 भेद। और रूढ़िमती लक्षणा के 32 और 8 40 हुए। और फिर ये पदगत और वाक्यगत मिलाकर के 40 गुणा में 2 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 80। ठीक है। तो कुल लक्षणा कितने प्रकार की होगी विश्वनाथ के अनुसार? 80 प्रकार की। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अब हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। इसी प्रकार से हम यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको हम करते रहेंगे, और जब तक परीक्षा ना हो 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला में। और ये प्रश्न एचटेट पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और
कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे थे यूजीसी नेट दिसंबर के लिए। तो मैं नरेश कुमार फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।